Education is the most powerful weapon that can change the entire world. And this is actually true. Welcome to Re-NEET Test Series by Helix Institute. Aman Sodhi this side, and we will discuss mock test today. पता है मुझे कि ये टाइम आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, पर बच्चे चैलेंजेस ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। आई होप आप फोकस्ड रहे हो और फोकस्ड रहोगे एंड यू विल कीप पुशिंग यू फॉरवर्ड एंड डेफिनेटली इस रेस में तुम सक्सेसफुल होगे। आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन आप ऑक्यूपाई करने वाले हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन एज ए डॉक्टर, और उसके लिए आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत स्टेबल और हर चैलेंज को फेस करने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं और आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड विल एक्सप्लेन इट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 136 है हमारे पास। In a randomly mating population following Hardy-Weinberg equilibrium, frequency of dominant allele is 0.4. What is the percentage of population with recessive phenotype? आपको पता है इस क्वेश्चन में हार्डी-वीनबर्ग का लॉ, हार्डी-वीनबर्ग की इक्वेशन अप्लाई होगी। ठीक है जी। तो इस केस में हमें P के वैल्यू बच्चे गिवन है। ये आप देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील दिया हुआ है। डोमिनेंट एलील मतलब P का वैल्यू हमें गिवन है। हमें Q का वैल्यू निकाल लेना है। आप रिलेशनशिप जानते हो, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। सो अगर P की वैल्यू 0.4 है तो Q की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी बाय दिस रिलेशन, और Q हमारे पास आ गया बेटे 0.6। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि परसेंटेज में बताओ पॉपुलेशन कितनी है जो रिसेसिव करेक्टर को शो कर रही है। पॉपुलेशन बतानी है परसेंटेज में जो रिसेसिव करेक्टर को शो कर रही है। इसका मतलब हमें इंडिविजुअल्स के बारे में बताना है जो इस रिसेसिव फिनोटाइप को शो कर रहे हैं इन द पॉपुलेशन। जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो तो ये Q नहीं होगा, Q स्क्वायर होगा, राइट? तो हमें Q स्क्वायर निकालना है। Q 0.6 है, Q स्क्वायर हम निकालेंगे, सो दैट कम्स टू 0.36। अब हमें परसेंटेज में पूछा है, देन द आंसर इज गोइंग टू बी 36%। सो हमारा आंसर आएगा बच्चे 3। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है? बच्चे जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है ये हमें किंगडम मोनेरा में देखने को मिलेगी। किंगडम मोनेरा के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कैसे होता है सुनना। मोनेरा के अंदर हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलता है। अब कई बच्चों को यहाँ डाउट रहता है कि प्रोटिस्टा में भी दोनों मोड होते हैं बच्चे, लेकिन ऑटोट्रॉफ में जितना वेरिएशन मोनेरा दिखाता है और कोई नहीं दिखाता। यू नो दैट कि ऑटोट्रॉफिक मोड एक होता है कि सनलाइट को यूज किया और अपने खाने को मैन्युफैक्चर किया, दिस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड। ये सारे जने बच्चे शो कर लेते हैं, पर यहां जिस मोड की मैं बात करूंगी दैट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मोनेरा। वो आप किसी भी किंगडम में इस मोड को दोबारा कभी देखोगे ही नहीं, क्योंकि ये मोड एक्सक्लूसिवली मोनेरा ही शो कर सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या फिर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमें कहां देखने को मिलेगी, दैट इज इन मोनेरा। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड बड़े जने शो कर सकते हैं, लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड है दैट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड हियर, और इसी वजह से हम इस किंगडम को ही मानेंगे कि ये मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड मोनेरा के अलावा और कोई शो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू कोडोन एंड अमीनो एसिड? ठीक है जी, ये जेनेटिक कोड डिक्शनरी का क्वेश्चन है। बहुत बार जेनेटिक कोड डिक्शनरी से सवाल आ जाता है, सो आपको वो कोडोन याद करने हैं। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, बट ये याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में देखो, हमने इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है। बच्चे जो इनकरेक्टली मैच्ड है ना वो थर्ड वाला है, ठीक है। थर्ड वाले में UGG के आगे दिया हुआ है कि ये टायरोसिन का कोड है। ये टायरोसिन का कोड नहीं है बच्चे, ये ट्रिप्टोफन का कोड है। तो यहां पे टायरोसिन की बजाय
ट्रिप्टोफन होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट मैच बनता है। अब टायरोसिन नहीं है, ट्रिप्टोफन होना चाहिए, तो वो समझ में आ गया। लेकिन टायरोसिन के कोडोन भी याद रखना, टायरोसिन के कोडोन होते हैं बच्चे UAC और UAU, ठीक है। सो हमें रिस्क नहीं लेना है, ये कोडोन डिक्शनरी आपने याद करनी है, क्योंकि रैंडमली कभी कभी कोडोन्स एज सच पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है हमारे इकोलॉजी वाले सेक्शन से, एक बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पॉपुलेशन ऑफ रैट्स को स्टडी किया इन अ बार्न। कोई बड़ा सा फील्ड है या कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वहां पे उन्होंने रैट्स की पॉपुलेशन को स्टडी किया। ये डाटा देखो, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि एवरेज नैटेलिटी 250 है, एवरेज मोर्टेलिटी 240 है, जो इमिग्रेशंस हुई हैं, ठीक है ना, वो 20 है, और ई माइग्रेशंस जो हैं वो 30 है। सो डाटा हमें प्रोवाइडेड है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे बस इतना पता होना चाहिए कि दो फोर्सेस हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है ना, और दो फोर्सेस हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बर्थ होता है या कोई बाहर से उस पॉपुलेशन में एंट्री लेता है, इमिग्रेट करता है, तब आप देखते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। जब बर्थ होने से या किसी की एंट्री होने से, डेथ होने से या कोई मेंबर वहां से एग्जिट कर जाता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी। तो हमें उस हिसाब से इन फोर्सेस को सेग्रीगेट कर लेना है, ठीक है। ये दो फोर्सेस हैं जो डेंसिटी को बढ़ाती हैं, बी और आई, और डी और ई जो डेंसिटी को घटाती हैं। सो हमने इनको सेग्रीगेट कर लिया। अब फिल करके देखते हैं बेटा, बी की वैल्यू है 250 और आई की वैल्यू है 20। सो दिस इज 250, बी की वैल्यू 250 और आई की वैल्यू है 20। सो ये आ जाएगा बेटे 270। इसी तरीके से D की वैल्यू है बेटा 240 और E की वैल्यू है 30, तो ये भी आ जाएगा 270। तो इस हिसाब से देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा। नेट इंक्रीज तो कुछ हुआ ही नहीं, जितनी वैल्यू ऊपर आ रही है उतनी वैल्यू नीचे आ रही है, जितने B+ आए हुए हैं उतने ही D+ E हुए हैं। सो इस पॉपुलेशन में कोई भी नेट इंक्रीज नहीं हुआ। सो नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 0, राइट। आगे बढ़ते हैं। असर्शन में लिखा है जिब्रेलिन्स आर वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। बेटे यहाँ पे ऑक्सिन होता है, ठीक है ना, ऑक्सिन वर्ड आना चाहिए। यू नो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग से जो कंसर्न हार्मोन है वो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन इस पर्पस के लिए यूज नहीं होता। ऑक्सिन ओवरकम एपिकल डोमिनेंस मेकिंग प्लांट बुशी एंड डेंस। तो यहाँ पे असर्शन ही फॉल्स है, ठीक है ना, फोर्थ वाला फॉल्स है। मैं दोबारा बोल दूं, जब भी कभी नीट में कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड टू टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग, तो हम उसमें ऑक्सिन का रोल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ऑक्सिन होता है वो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखता है। अगर आप वो बड काट दोगे तो आप देखोगे बहुत सारी ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी और टी का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। और मान लो ये कोई झाड़ी है तो आप उसको टिप से काट दोगे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और वो झाड़ी बुशी हो जाएगी। वो अपना पर्पस लाइक हेज मेकिंग का जो उसका पर्पस है, गार्डन के बाहर वो फैलेगी, तो हेज मेकिंग का पर्पस जो है पूरा हो जाएगा, गार्डन में कोई एनिमल एंट्री नहीं ले पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि चाय के केस में बहुत सारी ब्रांचेस हों और टी लीव्स का प्रोडक्शन बढ़े, यंग टी लीव्स का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसकी टिप को काट दो। इसी तरीके से हेज में अगर हम चाहते हैं कि वो फैले और बुशी हो जाए और एक सॉलिड पार्टीशन बन जाए और कोई एनिमल एंट्री ना ले पाए, फिर भी उसकी टिप को काटना पड़ता है, क्योंकि जब तक टिप है इधर वाली ग्रोथ नहीं हो सकती। टिप में होता है बहुत सारा ऑक्सिन, सो वी हैव टू कट दैट पर्टिकुलर टिप, दैट इज द एपिकल बड। पर ये सब चीजें ऑक्सिन से रिलेटेड है। एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे जिब्रेलिन का नाम लिखा हुआ है, सो जिब्रेलिन यहाँ कंसर्न नहीं है। सो यहाँ पे असर्शन आ जाएगा बच्चे हमारा फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आवर कंट्री इज अमंग वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बेटे जो इंडिया है, आपको पता है यहाँ पे वेदर बहुत सूटेबल है। इट इज वन ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्री, कुछ हिस्सा थोड़ा सब ट्रॉपिकल भी है, बट ओवरऑल हमारा एक वार्म कंट्री है। और ऐसी जगह जहाँ वार्मथ हो, वहां पे बारिश अच्छी हो, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत सूटेबल एरियाज होते हैं। सो हमारी कंट्री टॉप 12 मेगा डाइवर्स नेशन में आती है, राइट। तो ये जो ऊपर लिखा है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर
एनिमल, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स इस प्लैनेट पे ज्यादा डाइवर्सिफाई करे, मतलब इसी स्टेटमेंट को मैं आगे लेके जाऊं तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये प्लांट्स वगैरह जो हैं दे आर नॉट मोर देन 22%। ऐसा क्यों है? 22% से ज्यादा प्लांट क्यों नहीं है? रीजन, क्योंकि प्लांट्स ने ज्यादा स्ट्रगल नहीं करा। एनिमल्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, प्रेडेटर से बचना होता है। सो देयर आर मेनी फोर्सेस ऑन एनिमल, जिसकी वजह से एनिमल ने इस प्लैनेट पे ज्यादा स्ट्रगल भी किया है, और जो स्ट्रगल करेगा वो इवॉल्व भी करेगा। इसलिए 70% के करीब एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में भी कोई पूछे तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इंसेक्टा। बट ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन, ये मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। ट्रॉपिकल रीजन जो गर्म होते हैं, वो क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि वो इक्वेटर के पास हैं, सनलाइट ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। जैसे हम ग्लोब के हिसाब से देखें, ये देखो सारे जने, ये हमारा इक्वेटर का एरिया है। इक्वेटर के आजू बाजू के एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलेंगे। यहाँ पे सनलाइट अबंडेंट होगी, ठीक है जी, और ये एरिया में मेगा डाइवर्सिटी होगी, अच्छी डाइवर्सिटी होगी। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाना शुरू कर देंगे, पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, जैसे कि हम टेम्परेट एरिया में चले गए जहां पे टेम्परेचर डिप रहता है, माइनस में भी चला जाता है, स्नो भी गिरती है, सोलर एनर्जी वहां पे कम होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम। तो ट्रॉपिकल में सनलाइट इज मोर, बायोडाइवर्सिटी इज मोर। टेम्परेट में सोलर एनर्जी इज लेस, बायोडाइवर्सिटी इज लेस। और यहां उल्टा लिखा है, मोर सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल में होनी चाहिए, ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 को देखते हैं। वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। जो z का वैल्यू होता है, जो z का वैल्यू होता है बच्चे, वो 0.1 से लेके 0.2 के बीच में आएगा, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन। आप किसी भी ग्रुप को किसी भी पर्टिकुलर रीजन में स्टडी कर लो, अमेजिंगली जो z की वैल्यू आती है वो 0.1 से 0.2 के बीच में आती है। एनसीईआरटी लिखती है चाहे आप ब्रिटेन में प्लांट स्टडी कर लो, न्यूयॉर्क में मलस्का स्टडी कर लो, या कैलिफोर्निया में बर्ड स्टडी कर लो, ये वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में आएगा। बड़े लेवल पे स्टडी करोगे तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। फिलहाल जो लिखा है वो करेक्ट है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, सो आंसर आएगा हमारा 3। उसके बाद आता है स्टडी द कर्व, आइडेंटिफाई द फेजेस इन द गिवन ग्राफ। आई होप ये ग्राफ सबको आता है, बिकॉज ये हम बायो में बहुत पढ़ते हैं। ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, फर्स्ट वाली जो फेज है बेटे, ये वाली फेज में स्लो ग्रोथ होगा, और इस ग्रोथ को, स्लो ग्रोथ पीरियड को हम बोलते हैं लैग फेज। फिर बड़ी तेजी से ग्रोथ होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। और फिर एक स्टेज पे जाके ग्रोथ स्टेबल हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, सो यू कॉल इट एज स्टेशनरी फेज। उस हिसाब से आंसर ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाली उन्होंने पूछा है कि आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट वाली लैग है, दूसरी वाली लॉग है। तो दो ऑप्शन बनती है, देखो लैग फेज है फर्स्ट वाली, दूसरी लॉग है, एक्सपोनेंशियल है। तो आंसर हमारा आ जाएगा बेटा 2, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। Most well-developed independent and advanced sporophyte is seen in, whereas most well-developed gametophyte is seen in dash respectively. इसके लिए प्लांटी का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। जब आप कहते हो ना कि दुनिया का सबसे वेल डेवलप्ड, इंडिपेंडेंट और सबसे एडवांस्ड स्पोरोफाइट कहाँ मिलता है, तो इमीडिएटली एंजियोस्पर्म आपके माइंड में आना चाहिए। इसका मतलब पहले का आंसर तो कोई एंजियोस्पर्म ही बन रहा है। फिर कहते हैं वेल डेवलप्ड गमीटो, तो बेटे जब हम प्लांटी पढ़ते हैं ना, तो वेल डेवलप्ड गमीटोफाइट एक ही कैटेगरी के अंदर हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद तो आपको पता है प्लांटी में ट्विस्ट आ गया था, चेंज हो गया था। एक ही ग्रुप है जिसमें हम बार बार पढ़ते हैं गमीटो डोमिनेट करता है, वो है बच्चे ब्रायो। उसके बाद स्पोरो ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। सो आप यूजुअली ये चीज कि गमीटो डोमिनेट है या गमीटो सुपीरियर है, ये चीज ब्रायो के रेफरेंस में पढ़ते हो। तो वही उन्होंने पूछा वेल डेवलप गमीटोफाइट कहाँ होगा, इसका मतलब ऊपर के लिए मुझे एंजियो पिक करना है, और इस चीज के लिए मुझे किसी ब्रायो को पिक करना है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए मोस्ट वेल डेवलप गमीटोफाइट फनीरिया में मिलता है। सो इस हिसाब से दूसरे का आंसर बनेगा बच्चे फनीरिया। और फर्स्ट केस में आप देखो, अब फनेरिया वाली ऑप्शन कहाँ पे है, मोस्ट वेल डेवलप्ड गोमेटोफाइट इज सीन इन रिस्पेक्टिवली, तो ये फनेरिया है, ठीक है ना। और कहीं फनेरिया आंसर नहीं बन रहा, सो हमारा आंसर क्या आएगा 3rd, राइट। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन हैविंग
ब्रायो और टेरिडो में क्या डिफरेंस है? आई नो दैट यू आर लॉस्ट सम टाइम इन गमीटो एंड स्पोरो, तो मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं। ब्रायो में गमीटो का राज चलेगा, ब्रायो में गमीटो डोमिनेट करता है, और उसके बाद जो डोमिनेंस आ गई थी टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में, वो स्पोरोफाइट की आ गई थी। ठीक है, बोर्ड पे देखो, एक मिनट ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो, ये बोर्ड है, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो सारे जने। ये ब्रायोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है, ये जिम्नोस्पर्म है, और ये एंजियोस्पर्म है। ठीक है, ब्रायो में जिसका राज चलता है वो है गमीटो, और टेरिडोफाइट में जिसका डोमिनेंस चलता है वो है स्पोरो, फिर आगे भी स्पोरो और फिर आगे भी स्पोरो। ठीक है जी। अच्छा, फिर कहते ये तो हो गया कि ब्रायो फिर टेरिडोफाइट से कैसे डिफर करेगा। आप खुद देखो आंसर क्या बनता है। ब्रायो टेरिडोफाइट से डिफर करेगा इन हैविंग इंडिपेंडेंट गमीटोफाइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं कंटिन्यूटी में लेके चल रही हूं ताकि आप आंसर ढूंढ पाओ। तो सुना, ब्रायो में गमीटो डोमिनेट करता है, और बच्चे जो स्पोरो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अच्छा, टेरिडो में स्पोरो डोमिनेट करता है, लेकिन जो गमीटो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और इन दोनों केसेस में जो गमीटो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को आता है तो समझ लो आपकी प्लांटी के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी है, और प्लांटी के किसी सवाल में आप अटकोगे नहीं। यही होता है सबसे वीक एरिया, प्रॉब्लमैटिक एरिया। तो एक बार ध्यान से देख लेना, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। ब्रायो में गमीटो डोमिनेट करता है, बाकी सब में स्पोरो डोमिनेट करता है, राइट। अच्छा, फिर अगर गमीटो डोमिनेट करता है तो स्पोरोफाइट का क्या सिनेरियो है? वो डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, वो पैरासाइट बन के रहता है। यहां पे गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, और दुनिया में अगर किसी को सीड बनाना है तो उसको अपना गमीटो डिपेंडेंट करना पड़ेगा, तभी टेरिडो सीड नहीं ना बना पाया। गमीटो को डिपेंडेंट करना पड़ता है फिर सीड बनता है। तो यहां गमीटो डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट है, ये सीड बना पाए, ये नहीं बना पाया। अब हम आते हैं अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर, ब्रायो टेरिडो से कैसे डिफर करेगा। ब्रायो टेरिडो का कंपैरिजन है, इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट। अब आप उठाओ इसमें से इंडिपेंडेंट गमेटोफाइट, तो बच्चे यहां भी है और यहां भी है, ये तो डिफरेंस नहीं होगा। गमेटोफाइट तो दोनों का ही इंडिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट कौन होता है यहाँ? स्पोरोफाइट। तो ये तो डिफरेंस नहीं बन रहा। रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है ना, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। आई होप आपको पता है कि ये ब्रायो के फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मार्केंशिया का केस बताऊं तो वहां पहले एक फुट आता है बेटा, ठीक है, बल्बस सा फुट आएगा, फूला हुआ फुट आएगा, फिर एक सीटा आएगा और फिर एक कैप्सूल आएगा। इसी कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं, और ये वाली स्ट्रक्चर आपने टेरिडो में नहीं देखी होगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मिलती है ब्रायो में, ब्रायो के स्पोरोफाइट में। सो आंसर हमारा आ जाएगा 3। अच्छा, रूट, स्टेम, लीफ जो इसमें मेंशन नहीं है कि ट्रू की बात कर रहे हैं रूट लाइक की, तो जनरली रूट, स्टेम, लीफ तो होंगे ही। ठीक है ना, अब चाहे रूट लाइक स्ट्रक्चर हो, ट्रू रूट हो, वो अलग चीज है, बट ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये तो अप्लाई होगा। सो थर्ड है जो अप्लाई नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बच्चे, प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा, यस। सारे प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होती, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती। फिर कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में एब्सेंट है, ये गलत है। जब आप किसी को यूकैरियोट बोल रहे हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रो, ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करा था कि प्रोटिस्टा और मोनरा दोनों में ऑटो और हेट्रो मोड होते हैं। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा आंसर आ जाएगा 3rd। Which of the following is not true? Rivet-Popper hypothesis was developed by Paul Ehrlich. ये बिल्कुल ठीक है। Not true ढूंढना है, ठीक है जी। हाँ, the evil quartet which includes the 4 major causes of biodiversity loss, ये भी ठीक है। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था, बिल्कुल ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्सोटिक स्पीसीज से जो हैं वो फिल्ड होते हैं, या कह लीजिए रिच होते हैं। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट केस है, जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है, जिसमें एक एनालॉजी से समझाया गया था कि जैसे एक जहाज के पुर्जों को रिवेट बांध के रखते हैं, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम को स्पीसीज बांध के रखती हैं। अगर आप स्पीसीज को लॉस करोगे तो ये जो हमारा इकोसिस्टम वाला प्लेन है ये क्रैश हो जाएगा। सो ये बड़ी ब्यूटीफुल एनालॉजी थी, तो ये पॉल एलरिच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी।
थी। 4 वो बुराइयां जिससे मेजर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उनको इविल क्वार्टेट कहते हैं, उनको जो एक निक नेम दिया हुआ है वो इविल क्वार्टेट है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। एक साइंटिस्ट थे रॉजन, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, रॉजन ने, ROSEN, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने। सो ये टर्म जो है ये भी बिल्कुल सही हो गई। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पहले एक चीज सीखो, हमने एक पर्टिकुलर जगह को कंजर्व कर दिया है, हमने एक पर्टिकुलर जगह को कंजर्व करके हॉटस्पॉट बना दिया है। उसमें एंडेमिक स्पीसीज होंगी, जो नेचुरली यहां पे स्पीसीज मिलती हैं वो वाली स्पीसीज होंगी, ना कि हम बाहर से लाएंगे। एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं जो बाहर से लाई जाती हैं, वो नहीं होंगी बच्चे। यहाँ पे हॉटस्पॉट में हम एक एरिया को कंजर्व कर देते हैं, जो भी उसके अंदर है वो ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाता है, बाहर से लाके वहां कुछ नहीं उगाया जाता या रखा जाता। सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? जो फीमेल एनाफ्लीज है वो बाइट करती है और ब्लड को सक करती है ह्यूमन से। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ना। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूटरस, वो नरिशमेंट ड्राइव करता है मदर से। ठीक है, ये भी। हेड लॉस हमारे स्कैल्प पे रहती है और वहां पे अंडे देती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुक्कू बर्ड जो है वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में ले डाउन करता है, ये भी करेक्ट है ना। अब करेक्ट तो सारे। Which one of the following is categorized as a parasite in true sense? इसका मतलब हमें पैरासाइट की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। जब आप पैरासिटिज्म की डेफिनेशन पे जाओगे तो उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, और वो डेफिनेशन ये है कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहना या होस्ट की बॉडी के अंदर रहना और उससे नरिशमेंट को ड्रॉ करना, खींचना। ठीक है ना, किसी होस्ट की न्यूट्रिशन को लूटना, अपने फायदे के लिए नरिशमेंट को लूटना। बेटे उस सेंस में जो हमारा आंसर बनता है ना वो थर्ड बनता है। ठीक है जी, जो कुक्कू बर्ड है ये भी पैरासिटिज्म का केस होता है, बट हम पढ़ते हैं ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये एक स्पेशल केस बनता है ये। और ये जो कुक्कू बर्ड वाला स्पेशल केस बनता है, यू नो, this special case of parasitism is called as brood parasitism। ठीक है ना। तो सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार सवाल है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। फीमेल एनाफ्लीज बाइट एंड सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन। आप लोग जानते हो ना, फीमेल एनाफ्लीज के केस में जो असली कल्प्रेट होता है, जो एक्चुअल में पैरासाइट होता है, वो एनाफ्लीज नहीं होती है, वो किसी को लेके आई है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, तो यहाँ प्लाज्मोडियम हमारा पैरासाइट होता है, एनाफ्लीज उसकी कैरियर होती है, वेक्टर होती है। तो ट्रू सेंस में एनाफ्लीज पे नहीं लगेगा पैरासिटिज्म। फिर कहते हैं ह्यूमन फीटस, ये पैरासिटिज्म का केस थोड़ी ना है। फिर उसके बाद हेड लॉस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग ऑन द ह्यूमन हेयर, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्टो पैरासाइट का केस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। Type of taxonomy in which codes are assigned to all character by using computer। You know, एक बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांच taxonomy की, जिसमें हम कंप्यूटर्स की मदद लेके taxonomy को करते हैं, that is called as numerical taxonomy। I hope आपको इसके बाकी के टर्म्स भी याद है। numerical taxonomy के साथ साथ हम इसको taximetrics भी बुलाते हैं। ठीक है जी, taximetrics भी बुलाते हैं, इसको phonetics भी बुलाया जाता है, और इसको एडमसोनियन taxonomy भी बोला जाता है। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है ये एक टर्म है, बट इसके साथ बहुत सारी टर्म्स हैं जो इसके लिए सिनोनिमसली यूज करी जाती हैं, तो कभी कभी नीट में वो भी पूछी जाती हैं। सो टैक्सीमेट्रिक, फेनेटिक्स या फिर एडमसोनियन टेक्सोनॉमी, ये टर्म यूज होती है। ठीक है जी। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनेगा? यस, सुनने वाला सवाल है ये। देखो, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनता है, सुनना सारे बच्चे। मान लो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है जी, उस प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिफरेंशिएट होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अच्छा, फिर लाइफ स्टार्ट हो गई प्लांट की, काम चल रहा है। फिर प्लांट ने आगे चल के ये सोचा कि मैं वुड और बार्क ये सब चीजें बनाता हूं। इसका मतलब उसको फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप करने पड़ेंगे।
प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो वो मेरिस्टेमेटिक सेल डेवलप करेगा, नाउ दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो दोबारा परमानेंट टिश्यू बनेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, है ना। ये फ्लो चार्ट हमेशा याद रखना। प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट की लाइफ स्टार्ट हो गई है, एक चैप्टर फर्स्ट वाला स्टार्ट हो गया, फिर आगे चल के प्लांट सोचता है कि मैं लकड़ी बना लेता हूँ, बार्क बना लेता हूँ, इफ इट इज अ डाइकॉट, या ठीक है ना, मोनोकॉट नहीं करेंगे, तो बेटे उसको दोबारा मेरिस्टेम बनाना पड़ेगा, इसी से बनाएगा और फिर दोबारा परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ध्यान से देखना सारे जने, ये जो फर्स्ट केस होता है मेरिस्टेम का परमानेंट होना, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन को लूज किया गया है, सो यू कॉल इट एज डी डिफरेंशिएशन, और ये वापस से डिफरेंशिएशन हो गई है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। डन। तो पहला डिफरेंशिएशन है स्पेशलाइज होना, फिर स्पेशलाइजेशन को लूज करना, डी डिफरेंशिएट होना, और फिर दोबारा स्पेशलाइज होना। अब आप देखो, अगर हमें कोई पूछे भी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, तो आपको पता है वो तो इन्हीं का नाम होता है, इन्हीं की एक एग्जांपल है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम यहां पे आएगा, बस फिर आंसर मिल गया। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डन। एंजियोस्पर्म, बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत सिंपल सा सवाल है। एंजियोस्पर्म एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि वेरिएशन दिखाते हैं अपने साइज में, शेप में, फॉर्म, न्यूट्रिशन, हैबिट, हैबिटेट। यू नो, एनजीओ आर द एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप जो हर जगह पे मिलता है और बहुत सारी वेरिएशन दिखाता है। तभी हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म वाला चैप्टर एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखो, वेरिएशन में अराइज ड्यू टू अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंबिंग। पहले तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से सुनना। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी सुनो बच्चे, दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी में अराइज ड्यू टू अडेप्टेशन। जब आप मॉर्फो देखोगे ना, तो आपको प्लांट की अडेप्टेशन समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी प्लांट की मैंने मॉर्फोलॉजी देखी और मुझे कोई वुडी थॉर्न जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है, और एक प्लांट की मैंने मॉर्फोलॉजी देखी तो मुझे ऐसे करके स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है, ये मुझे मॉर्फो में दिखा। अब आपको पता है कि ये प्लांट की अडेप्टेशन शो हो रही है। अगर उसने वुडी पॉइंटेड थॉर्न बनाया तो बेसिकली ये उसने हर्बीवोर से बचने के लिए बनाया, सो यहां पे उसका पर्पस है प्रोटेक्शन, राइट। और अगर उसने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं कॉइलिंग वाले, यू नो दीज आर टेंड्रिल, और टेंड्रिल का पर्पस क्या होता है? क्लाइंब करना। सो वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्लांट ने क्या अडेप्टेशन कर रखी है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है बच्चे। इसका मतलब हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बने, ये बड़े बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस। देखो, पार्थिनोकार्पी वर्ड जो है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, कार्पी फ्रूट से रिलेटेड वर्ड होता है। और फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बने, ध्यान से देखो, पार्थिनोकार्पी, ये तो किसी से कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए बेटे। पार्थिनोकार्पी का मतलब, कार्पी इज कंसर्न विद फ्रूट। तो अगर कभी फ्रूट बना और अपने यूजुअल तरीके से नहीं बना और वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया, तो वो होती है पार्थिनोकार्पी। डन। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है कि जब कोई एग है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा डेवलप कर गया इनटू इंडिविजुअल। सो एग अगर बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर गया इनटू इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस जैसा ही फिनोमिना जब प्लांट में होता है, देन इट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो पहले इन तीनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना सीखो। कार्पी वर्ड अलग है, दैट्स रिलेटेड टू फ्रूट, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस में एग से या एम्ब्रियो बनेगा या इंडिविजुअल बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इंडिविजुअल बनेगा, जैसे हनी बी में पढ़ते हैं हम, बिना फर्टिलाइजेशन के, वो होती है पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस जैसा टर्म या पार्थिनोजेनेसिस जैसा फिनोमिना जब प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होता है तो उसको एपोमिक्सिस बोला जाता है।
गॉट इट। अब उस हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं फटाफट। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, ये दोनों में दिया हुआ है। अच्छा, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये तो बेटे एपोमिक्सिस वाला हो जाएगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, पता है ना सबको, एम्फीमिक्सिस नहीं आएगा। एम्फीमिक्सिस इज अनदर टर्म विच इज यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैं यहां क्या बोल रही हूं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, तो एम्फी इज सेक्सुअल, सेक्सुअल नहीं होगा, तभी तो हम कह रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो आंसर आएगा बच्चे यहां पे 2। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखो, सारे जने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखो, यहां स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, प्रमोटर, यहां पे क्या होगा बेटे, जहां पे काम खत्म हो जाता है टर्मिनेटर, जितने हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होता है नो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। फिर ये हम पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसके ऊपर बेस्ड सवाल है, सो ध्यान से देखना। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो होता है बच्चे जहां पे आके काम शुरू होगा, एक एंजाइम यहां आके बाइंड करेगा तभी काम शुरू होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। बिल्कुल करेक्ट है। सारे रेफरेंसेस आपको पता है ना, यहां दोनों स्ट्रैंड काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रैंड काम करेगा और दूसरा काम नहीं करेगा। जो स्ट्रैंड काम नहीं करेगा, सारे रेफरेंसेस उसके लिए उसके साथ लिए जाएंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट वो सारे रेफरेंसेस देगा। फॉर एग्जाम्पल उसके 5 प्राइम एंड को हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, और उसके 3 प्राइम एंड को बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। कोई इधर पड़ा है तो बोलेंगे अपस्ट्रीम पड़ा है, कोई सीक्वेंस मान लो इधर पड़ा है तो बोलेंगे डाउनस्ट्रीम पड़ा है। कोडिंग के इस कोने को अपस्ट्रीम बोलना है, 5 वाले कोने को, और कोडिंग के 3 वाले कोने को हमने डाउनस्ट्रीम बोलना होता है। ये कोड है, गॉट इट। अब कोई चीज अपस्ट्रीम पड़ी है तो हमें समझ आ जाएगा वो इधर पड़ी है, कोई सीक्वेंस में बोलूं डाउनस्ट्रीम पड़ा है तो मुझे पता लग गया इधर पड़ा है। पर ये रेफरेंसेस मैंने किस स्ट्रैंड के साथ निकाले, जो काम कर रहा था कि जो काम नहीं कर रहा था, जो काम नहीं कर रहा। और वो कौन सा स्ट्रैंड होता है बच्चे जो काम नहीं करता, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जीन फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, ये देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर कोई मेरी इस तरफ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, तो आई विल से कि वो मुझे फ्लैंक कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे साइड पे खड़े हैं। तो आप देखो स्ट्रक्चरल जीन को कौन फ्लैंक करता है, एक तरफ प्रमोटर एक तरफ टर्मिनेटर, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी होगा, ये जानते हैं ना सारे जने, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है बच्चे, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए से नहीं होता, छोटे छोटे एरियाज में होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनते हैं और थोड़े थोड़े एरिया में होते हैं। सो देयर इज अ बाउंड्री इन ट्रांसक्रिप्शन, भाई यहां से शुरू करना है, यहाँ पे खत्म करना है। रेप्लिकेशन में एज सच कोई बाउंड्री नहीं है, वो एंटायर डीएनए का होता है। ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है जो दोनों में हमेशा याद करना। एनसीईआरटी लिखती है ट्रांसक्रिप्शन में देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ बाउंड्री, रेप्लिकेशन में कोई, क्योंकि वो सबका होना है तो हमें बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। तो ये बाउंड्री है सारी, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए की कॉपी बनती है, सारा डीएनए इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। प्रोकैरियोट में 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, नहीं, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो यूकैरियोट्स की है। द डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों टाइप के आरएनए को बनाता है। यूकैरियोट्स में 3 होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 1 होते हैं। इन्होंने प्रोकैरियोट्स में 3 लिख दिए, गलत हो जाएगा बच्चे। सो ये है जो रॉन्ग है ना, रॉन्ग ही ढूंढना था हमने, इनकरेक्ट ढूंढना था, ये रॉन्ग है। सो हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हमारा आ जाएगा 1। डन, ये नीचे वाला इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीसीए साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल है, अभी तक आपने याद कर लिया होगा बहुत अच्छे से। ओ ए से एंट्री, यहां से साइकिल बच्चे स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी पढ़ना, उन्होंने लिखा है फर्स्ट मेंबर ये है, यहां से क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। एसिटाइल कोए की एंट्री करवाई जाती है, ध्यान से देखना, और फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, ठीक है ना, 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, बस फिर आगे 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, साइकिल ऑपरेट करता है। साइकिल का पूरा स्केलेटन आपको याद करना होता है। सिट्रिक एसिड आएगा, फिर उसका आइसोमर आएगा, फिर आगे चल के थोड़ा अल्फा केजी आता है, सक्सिनेट आता है, फ्यूमरेट आता है और मेलेट आता है। सो हमें ना सीक्वेंस ही ढूंढना था बेसिकली, तो उस हिसाब से फर्स्ट वाला जा रहा है। सिट्रिक एसिड आएगा, सक्सिनिक एसिड आएगा, मैलिक एसिड आएगा और एक्सैलोएसिटिक एसिड आएगा।
ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, सिट्रिक एसिड, मैं टिक लगा देती हूँ, सिट्रिक एसिड आएगा। उसके बाद हमारे पास ये देखो सिट्रिक एसिड आ गया फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सक्सिनिक, सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड एक ही चीज होती है बेटा, ये दूसरे वाला आ गया, मैलिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये करेक्ट है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट 153। मल्टीसेलुलर फीमेल गमिटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, इसीलिए मैंने पहले आपको एक रेफरेंस दिया, गमिटो को अगर अंदर रिटेन करके रखोगे, अगर उसको बाहर नहीं जाने दोगे, अगर ओव्यूल के अंदर गमिटोफाइट को रिटेन करके रखोगे और उसको बाहर नहीं जाने दोगे, गमिटो का इंडिपेंडेंस अगर आप लूज करवा दोगे, तभी ये सारा ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो पाता है, सीड में। ये सीड बनाने की शर्त है, गमिटो को अंदर ट्रैप करना पड़ता है, उसको बाहर नहीं आने देना, तो ओव्यूल उसको पकड़ के अंदर रिटेन कर लेता है। डन। सो मल्टी सेलुलर फीमेल गमिटोफाइट जो है उसको रिटेन करना पड़ेगा मेगास्पर्जियम में। मेगास्पर्जियम यहाँ किसको बोला जा रहा है, बेसिकली ओव्यूल। गमिटो को ट्रैप करेगा तभी ओव्यूल विल बी, अगर चीजें बाहर चली गई ना, ओव्यूल वो सीड नहीं बना पाएगा मेगास्पर्जिया। ओव्यूल और मेगास्प्रंजिया सेम सा होता है, जब मेगास्प्रंजिया का कवर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो उसको ओव्यूल बोलने लग जाते हैं। सो रिटेंशन इज नेसेसिटी, अगर ये नहीं हो तो सीड नहीं बनता। सो ये बिल्कुल ठीक है, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्पर्स्ड इनटू द एयर, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रेजेंट आर्किगोनिया फ्री लिविंग, ऑफ कोर्स ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया गया था। कुछ ट्रॉपिकल प्लांट जो गर्म एरिया के प्लांट होते हैं, दे शो अ स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड C4 पाथवे, है ना, गर्मी वाले C4 पाथवे आपको पता है ना, ट्रॉपिकल प्लांट्स शो करते हैं कुछ, जैसे हमारे एरिया के बहुत सारे प्लांट, मेज, सॉरगम, ठीक है, शुगर केन, गर्म एरिया के प्लांट्स यूजुअली शो करते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है। कैल्विन एंड बेसन स्टडीड द रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है जी। अच्छा ये सुनो आप ध्यान से, सॉरगम में, सॉरगम इज अ C4 प्लांट, सॉरगम में C4 एसिड बनता है बाय यूजिंग रुबिस्को, बाय यूजिंग रुबिस्को, ध्यान से देखना सारे जने। सॉरगम मतलब C4 प्लांट, C4 प्लांट में एक साइकिल होता है यहाँ पे C4 साइकिल, और एक मेन साइकिल होता है यहाँ पे, दैट इज C3 साइकिल। C4 साइकिल जहां पे चल रहा है दैट इज कॉल्ड मीजोफिल, और C3 जहां पे चलता है दैट इज कॉल्ड बंडल शीथ, ठीक है। यहां पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, यहां पे दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, दो बार फिक्सेशन होता है यहाँ पे। बेटे यहां जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज, जो कि बहुत अच्छा है, तभी तो C4 प्लांट इतने एफिशिएंट होते हैं। और यहां जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है रुबिस्को। अब आप पढ़ो जरा क्या लिखा है, सॉरगम में C4 एसिड, C4 एसिड यहां पे बनेगा इन फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग रुबिस्को। यहां थोड़ी ना रुबिस्को, रुबिस्को तो नीचे है, वहां तो पेप कार्बोक्सिलेज का पार्टिसिपेशन है, विच इज वेरी गुड, वेरी एफिशिएंट एंजाइम, दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स आर बेटर प्लांट्स। तो यहाँ रुबिस्को नहीं, यहाँ पेप कार्बोक्सिलेज आना चाहिए था। अच्छा पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा उन्होंने, तो इनकरेक्ट तो फिर बच्चे यही है, सी वाला ही इनकरेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स पित्त पेरिसाइकल आएगा। आप जानते हो ना 3 सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ETS, VTS, GTS। जो GTS होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, उसमें बड़ा कुछ आता है, कॉर्टेक्स आती है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, बहुत सारी लेयर्स आती है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन, ये लाइन एनसीईआरटी की है। कॉर्टेक्स ऑफ डाइकॉट रूट नहीं होता, वो डाइकॉट स्टेम होना चाहिए था यहाँ पे, सो इट शुड बी स्टेम। इसका मतलब जो GTS है उसमें कॉर्टेक्स आएगा, पेरिसाइकल आएगा, पित्त आएगा, ये तो ठीक हो गया, असर्शन तो हो गया ट्रू, पर रीजन गलत है ना, ढूंढते हैं आप इसमें आंसर। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। चूज इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, ये गलत दी हुई है ना फैमिली, वीट की फैमिली, तो वीट को देखते ही याद आ जानी चाहिए। कौन सी फैमिली होती है यहाँ पे, पोएसी, गॉट इट, नॉट द एनाकार्डियेसी जो मैंगो के केस में हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यस, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से रीड करने पड़ते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे इसमें वो चेंजेस करते हैं जिससे स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाती हैं। सो बिल्कुल ध्यान से देखो, कंपटीशन से 2 स्पीसीज एक जैसी हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ हम कभी पढ़ते नहीं कंपटीशन में। डार्विन ने कहा था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एक बड़ी पोटेंट फोर्स है और ये एवोल्यूशन में मदद करती है, बिल्कुल ठीक, पर ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन
की बात होती है, इंट्रा नहीं। जिस फोर्स ने एवोल्यूशन में बहुत मदद करी है और करती है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इंट्रा नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो बच्चे गलत है, ये वैसे ही गलत है। फिर कहते हैं, ये नीचे वाला पढ़ो जरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज कंसिडर्ड एज ए पैरासाइट एट as it need our blood for reproduction। जब आप कह रहे हो पैरासिटिज्म तो वहां न्यूट्रिशन की बात होती है ना, रिप्रोडक्शन के लिए उसको हमारा ब्लड सक करना होता है, उसको प्रोटीन चाहिए होती है हमसे, तो वो ब्लड सक करती है, प्रोटीन लेती है, अपने अंडे वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। ये पैरासिटिज्म नहीं है। पैरासिटिज्म होता है किसी की बॉडी के ऊपर रहना, अंदर रहना, उससे न्यूट्रिशन विदड्रॉ करना। तो वो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें एनाफिलिस नहीं आ रही है। आपको पता है कि जो एक्चुअली में कल्प्रिट है, पैरासाइट है, जो वो लेके आती है, वो प्लाज्मोडियम होता है। इसका मतलब द फीमेल एनाफिलिस इज कंसिडर्ड एज पैरासाइट? नो, पैरासाइट इस केस में प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं नो नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ इज इनहैबिटेड बाय ए सिंगल स्पीसीज। इट्स अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। कभी भी आपको एक जगह पे एक स्पीसीज नहीं मिलेंगी कि कोई दूसरा हो ही ना। अपने आजू बाजू नजर मारो, इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट, एनिमल, ये सब स्पीसीज हमें एक ही पर्टिकुलर जगह में देखने को मिलती हैं। सो ये स्टेटमेंट बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन के बारे में लिखा है कि फीडबैक रिप्रेशन होगा। सुनना ध्यान से, फीडबैक रिप्रेशन क्या होता है? जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो अपनी प्रोडक्शन को ही खुद रोक देती है थोड़ी देर के लिए। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट खुद अपनी प्रोडक्शन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देगी। ये होता है बच्चे ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन में। ये लैक ऑपरॉन का फीचर नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं अप्लाई होना। अच्छा, फिर कहते हैं ये एनाबॉलिक पाथवे है। बताओ भाई, चीजें बनती है यहाँ पे। जब आप लैक ऑपरॉन की बात कर रहे हो तो लैक टूट रहा है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन है, वो सिंथेटिक कुछ नहीं है, इसमें बना कुछ नहीं है, टूटा है। सो इट शुड बी कैटाबॉलिक पाथवे, ब्रेकडाउन होना चाहिए। इन्होंने कहा चीजें बनती हैं, गलत हो गया। फिर एनसीईआरटी लिखती है भाई ये सिस्टम पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर भी है और नेगेटिव कंट्रोल के अंडर भी है। ये कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव कंट्रोल है, वो गलत हो जाएगा। फिर इट वाज एलुसिडेटेड बाय जैकब एंड मोनेट। इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सारा जो भी एक्सप्लेनेशन है जैकब एंड मोनेट ने ही दिया। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनेट। ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। Which of the following statement is incorrect? Yes, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, फर्स्ट वाली ऑप्शन और सेकंड वाली ऑप्शन, इनमें 10% लॉ लग रहा है, ठीक है, 10% लॉ। 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है, बाकी की एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है, उड़ जाती है, वेस्ट हो जाती है। और 10% लॉ के अकॉर्डिंगली वो 10% एनर्जी आगे जाएगी या 10% बायोमास आगे जाएगा। तो उस हिसाब से मैं लगाऊं तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Pyramid of energy is always erect. The pyramid of energy is always erect. Yes, एक ही तो पिरामिड है which is the most representative pyramid, जो किसी भी इकोसिस्टम में बच्चे चेंज ही नहीं होगा। आप कोई भी इकोसिस्टम ले लो, पॉन्ड का, सी का, लेक का, है ना, एक ही पिरामिड है जो हमें पक्का पता है कि वो अपनी शक्ल नहीं बदलेगा, वो हमेशा डिक्रीज होती है वैल्यू, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो वो इरेक्ट ही रहेगा। दैट मीन्स ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना। नीचे देखो, कहते हैं मान लो सोलर रेडिएशन आ रही है इतनी, ध्यान से देखना, सोलर रेडिएशन आ रही है इतने जूल्स, राइट, सोलर रेडिएशन आ रही है इतने जूल्स, वैल्यू को देख लो ध्यान से, डन। और इतना जो है वो प्रोड्यूसर लेवल ट्रैप करेगा। प्रोड्यूसर लेवल जो ट्रैप करने की बात कर रहे हैं वो ये वैल्यू है, ठीक है जी। आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब तो हम प्रोड्यूसर फिर आगे कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ते हैं तब तो 10% लॉ लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं भाई प्लांट कैप्चर कितना करता है तो 1%, सोलर एनर्जी का 1% वो कैप्चर करता है। बाकी सारी एनर्जी जो है वो उड़ जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है हवा में, कुछ गैस पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब लाइट एनर्जी को स्कैटर कर देते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो सूरज की सारी रोशनी तो प्लांट ले ही नहीं पाता। सो 1% ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है ना, जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसमें अल्टीमेटली 1% जो है वो यूटिलाइज कर पाएगा। तो 10% नहीं निकालना था, इस वैल्यू का 1% निकालना, और 1% निकालो, है ना, 1% इस वैल्यू का निकालो तो ये आंसर बनता है ये, ठीक है ना। और इन्होंने एक 0 एक्स्ट्रा डाला हुआ है, राइट, 4 आने चाहिए, ठीक है जी, ये कट गए,
और ये हमारा आंसर आना चाहिए था। ये आंसर नहीं दिया हुआ, डिफरेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्मिक सीड? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, बिल्कुल ठीक। एम्ब्रियो में है 1 और 2 कॉटिलिडन डाइकॉट। डाइकॉट है तो 2 ही होंगे ना, एक कॉटिलिडन तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है। वो कहते हैं एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, डाइकॉट मतलब 2। गॉट इट? सीड में बी प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बात करी थी ना एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस का एग्जांपल एनसीईआरटी क्या देती है? इट इज नेचुरली फाउंड इन एस्ट्रेसियन ग्रासेस। इसका मतलब ये भी करेक्ट है। परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, अगर न्यूसेलस के रिमेन बच जाएं तो वो पेरिस्पर्म होता है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है बच्चे वो इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बेटे इसमें सटन एंड बोवेरी ने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम स्टडी किया था कि वो बिहेवियर ऑफ जीन्स के पैरेलल है। जो जो क्रोमोसोम बिहेवियर देता है वो जीन भी बिहेवियर देता है, देना ही है ना, क्योंकि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो ये तो ठीक है। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन से पहले डबल होते हैं, डिवाइड होते हैं, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये भी करेक्ट है। सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। ये तो रटा होना चाहिए, ये तीनों एनसीईआरटी की लाइनें हैं। और सटन एंड बोवेरी ने कहा था जो बिहेवियर क्रोमोसोम का, उन्होंने क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा था, मेंडल ने जीन्स का बिहेवियर देखा था, फैक्टर्स का बिहेवियर देखा था। जो जो बातें मेंडल जीन्स या फैक्टर के लिए बोल के गए थे ये सब इन्होंने क्रोमोसोम पे भी देखा, है ना। तो पैरेललिज्म आ गया, जो मेंडल कह रहे थे जीन के लिए ये कह रहे थे क्रोमोसोम के लिए। दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। और फिर उसका रीजन ढूंढा गया, ठीक है, कि क्यों पैरेललिज्म है, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो पैरेललिज्म तो होना ही होना है। बस यही वाली कहानी है, और ए बी सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने लिखा है The two non-homologous chromosomes segregate during telophase। ये सेल डिवीजन की लाइन है। सेग्रीगेशन तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेजिक प्लेट पे वो आके लगे, उसके बाद उनका सेग्रीगेशन स्टार्ट। टीलोफेज तो लास्ट फेज है ना, तो टीलोफेज पे सेग्रीगेशन नहीं होता, बहुत पहले हो जाता है। इसका मतलब ये गलत है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, सुनना, जो जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर पैरेलल है और फिर रीजन पता चला कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं तभी वो बिहेवियर पैरेलल है, इसी को बोलते हैं बेटे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो सटन ने दी। और इस थ्योरी का वेरिफिकेशन किसने किया था? इस थ्योरी का वेरिफिकेशन किया था मॉर्गन ने। आगे चल के ब्रिजेस ने भी किया था, लेकिन पहले मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है जी। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आपको सच अच्छे से याद होनी चाहिए। पूछा क्या उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है ना। तो बच्चे एक जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी जो है वो करेक्ट है। 4 हो गई, सो आंसर आएगा हमारा 3। डन, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ विद देयर फ्लैट सरफेसेस पैरेलल टू वर्टिकल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल इन ऑप्टिमम लाइट। देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, है ना। देखो ये मेरे पास एक सेल है और एक मेरे पास सेल ये है, ध्यान से देखना। मान लो लाइट जो है ना वो थोड़ी ठीक ठीक सी आ रही, बहुत तेजी वाली लाइट नहीं आ रही है, ऑप्टिमम लाइट आ रही है। और यहाँ पे लाइट जो है हाई लाइट इंटेंसिटी की है। बड़ी सिंपल डायग्राम है, एनसीईआरटी क्लियर हो जाता है इससे। एक है कि लाइट ठीक ठीक सी आ रही, एक है कि लाइट बड़ी तेज आ रही है, ठीक है। अब देखो, अगर तो बच्चे लाइट आ रही है ठीक ठीक सी, फिर तो क्लोरोप्लास्ट को आगे होके वो लाइट पकड़नी पड़ेगी, यहां आना पड़ेगा क्लोरोप्लास्ट को लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है और वो आगे चल गया पकड़ने के लिए तो जल जाएगा। इसका मतलब अगर लाइट ठीक ठीक सी है तो आगे होके पकड़ना पड़ेगा, और अगर लाइट ज्यादा है फिर बेटे साइड पे होना पड़ेगा, नहीं तो वो जल जाएंगे। इसका मतलब ऑप्टिमम में आगे हो जाएगा, हाई में साइड पे हो जाएगा। अब आप खुद ही पोजीशन देखो, क्या बोलना बच्चे। इस केस में हम बोलेंगे वो एसएआर, ऑप्टिमम लाइट के एसएआर है, और इस केस में वो एसएआर है, ठीक है। दोनों में से देख के बताओ कहां वो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर आ रहा है, फर्स्ट केस में, और कहां वो, ध्यान से देखो, कहां वो
वर्टिकल वॉल्स के पैरेलल आ गए हैं, यहाँ पे वर्टिकल वॉल्स के पैरेलल। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में वो वर्टिकल लाइंस के, वर्टिकल सेल वॉल्स जो होती हैं सेल के ना, उसके पैरेलल आ गए हैं। अब पढ़ो, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ विद फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू वर्टिकल वॉल, इसकी बात हो रही है। इन ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी नहीं, इन हाई लाइट इंटेंसिटी। ऑप्टिमम में तो आगे चले जाते हैं, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। सो यहाँ पे उल्टा लिखा है, गलत हो जाएगा। आगे ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के दो हिस्से होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। आधा काम ग्रेना करता है, आधा काम स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन ग्रेना करता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा करता है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब ढूंढते हैं, स्टेटमेंट 1 है इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 है करेक्ट। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4। Which of the following adaptation is incorrect match with respect to pollination? It's comparatively easy question. जब आप bird से pollination कराते हो, an example is yucca, तो nectarless कैसे हो सकता है भाई, है ना? बर्ड आया ही बेचारा नेक्टर खाने। तो अगर कोई पौधा अपनी पॉलिनेशन बर्ड से कराना चाहता है तो उसको रिवार्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना, नेक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्टर नहीं होगा तो बर्ड आएगा ही क्यों, है ना? म्यूचुअलिज्म के केसेस होते हैं ना, दोनों पार्टनर्स का फायदा होना चाहिए। तो ये कहते हैं बर्ड आएगा पॉलिनेशन कराएगा, पर इस पौधे के पास ना नेक्टर नहीं, ऐसा कैसे होगा, है ना? नेक्टरलेस नहीं हो सकता, हट जाएगा ये। इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा, देखो ऊपर है ना। Which of the following statements is incorrect with respect to sexual reproduction in fungi? बेटे जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल हाइफी आके आपस में मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लस टाइप का हाइफी है, एक माइनस टाइप का हाइफी, दे मीट, है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। एस्को में एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होगा, ये हमें पता है कि फंजाई में एस्को और बसीडियो में बीच में एक फेज आती है। ये डाइकैरियोटिक फेज जो है ये एस्को में थोड़ी देर के लिए आती है और बसीडियो में ये लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है जी, ये भी करेक्ट है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है और फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होती है, करेक्ट है। स्परंजियोस्पोर एंड oospore बोथ आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखो, जो तो होता है oospore, है ना, वो तो सेक्सुअल स्पोर है, नो डाउट। लेकिन जो स्परंजियोस्पोर है ना बेटे, ये एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। अब देखो वैसे ही गलत हो जाता है, सेक्सुअल स्पोर की बात कर रही है तो ये नहीं आना चाहिए। स्प्रंजियोस्पोर सेक्सुअली नहीं बनता, स्प्रंजियोस्पोर एसेक्सुअली बनता है। एग्जांपल इज ब्रेड मोल्ड, राइट। Which of the following is correctly matched with international efforts to conserve biodiversity? है ना, थोड़ा सा अच्छे से सुनना इसको, कुछ चीजें हैं आपके लिए जो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनने वाली। वर्ल्ड समिट, पहले आप ना एक बार देखो, सारे जने देखो, एक कयाटो प्रोटोकॉल हुआ था और ये कयाटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, ये जापान में ही जगह है, 1997 में हुआ था। और यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की डिमांड करी गई। ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज होती हैं, ठीक है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, उनको कम करने की बात करी गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ। मॉन्ट्रियल भी एक जगह प्लेस का नाम है। तो इन्होंने ओडीएस को कम करने की बात करी। ओडीएस क्या होते हैं? ओडीएस होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मैं पहले क्लियर कर दूं, एक होती है ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कम करने की बात करी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। मतलब पूरा उन्होंने प्लान करा कैसे करना है, कितना पार्टिसिपेशन करना है, कैसे क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जीएचजी का एमिशन कम करने के लिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओडीएस के बारे में बात करी गई, ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस, ठीक है ना, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले बहुत निकलता था, अभी इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इसने हमारी ओजोन को बहुत डिप्लीट किया। तो ओडीएस से रिलेटेड प्रोटोकॉल था ये। फिर बच्चे एक वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। सुनना, ये आई होप आपने तीनों अच्छे से याद कर लिए। क्योटो था विद रिस्पेक्ट टू जीएचजी, मॉन्ट्रियल था विद रिस्पेक्ट टू ओडीएस, और वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक
ठीक है। अब आते हैं मेन वाला जिसके चांसेस हाई रहते हैं पेपर में आने के। एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरो ब्राजील में 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी नेशन पार्टिसिपेट करेंगी, हम रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज करेंगे, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होगा। मतलब सारे रिसोर्सेस को हम अच्छे से यूज करेंगे, बचा के रखेंगे, आने वाली जनरेशन भी उनको एंजॉय कर सके, और बाकी स्पीसीज का भी नेचुरल रिसोर्सेस पे उतना ही हक है जितना हमारा, तो हम शेयर करेंगे, उनको भी उतना इंपॉर्टेंस देंगे कि ह्यूमन खुद को ही डोमिनेंस सुप्रीम समझने लग जाता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट समिट था, अक्सर इसके बारे में सवाल नीट में आते रहते हैं। ऑल नेशन शुड पार्टिसिपेट, देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ये सब चीजें डिस्कस करी गई थी और बहुत सारी प्लानिंग्स करी गई थी, एजेंडा बनाया गया था। ये समिट का नाम था अर्थ समिट रियो डी जेनेरो 1992। देखो आंसर तो यही है, बाकी आप खुद देख लो, बाकी तीनों गलत है। कायटो वाला 1997 का, मॉन्ट्रियल 1987, वर्ल्ड समिट 2002। अभी मैं रीसेंट बता दूं, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, बट फिर उसके बाद रियो की ये वाली समिट के 20 साल बाद एक और अर्थ समिट हुआ सेम वेन्यू पे 2012 में। सो अर्थ समिट है दो जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। एक अर्थ समिट रियो डी जनेरो ब्राजील में, दूसरा भी वहीं पे। पहला कब हुआ था 1992 में, और फिर आगे कब हुआ 20 साल बाद 2012 में। पहले में क्या क्या डिस्कशन थी वो आपने देख ली, और 2012 तक आते आते तो प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। तो इसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ कि हमें जो लेड का एमिशन है फ्यूल से रोकना है, गाड़ियों से लेड का जो एमिशन हो रहा है, गैसोलीन वगैरह, ये सब रोकना है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ के रखने हैं बिकॉज वो पुराने वाले तो अभी खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। पानी की स्कार्सिटी, जो वाटर टेबल नीचे जाता है, तो मुद्दे और बहुत बन गए थे। सो 2012 तक आते आते हमारे बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आ गए। ये रियो +20 वाली समिट है। डन। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वायरस रेप्लिकेट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास अपनी कोई भी मशीनरी नहीं होती है, ठीक है, कोई मशीनरी, सेलुलर मशीनरी उसके पास नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ये बच्चे ऊपर वाले तो देखो जेनेटिक्स अच्छे से पढ़िए तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये देखो आप मेन इसी पे आते हैं, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है एमआरएनए में या आरएनए में, और फिर वहां से बनती है प्रोटीन। You know this is called central dogma. Central dogma of molecular biology that was given by Crick. टैमिन एंड बैल्टीमोर ने नहीं दिया था, इन्होंने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उन्होंने तो बताया था कि ये उल्टा भी जा सकता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकती है। ये था इनका टैमिनिज्म जिसको कहते हैं। तो जो ओरिजिनल सेंट्रल डॉगमा था, ये पीछे जाने वाली बात तो बाद में डिस्कस करते हैं, जो ओरिजिनल सेंट्रल डॉगमा था, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो पूछा किसने दिया? दैट वाज गिवन बाय क्रिक। सो बच्चे इसमें आंसर आएगा हमारा 4। डायोशियस प्लांट क्या क्या बचाता है? ये देखो, अगर मेरे पास दो पौधे हैं, है ना, और मेल और फीमेल फ्लावर भी अलग है, पौधे भी अलग हैं और फ्लावर भी अलग हैं, ये है मेल फ्लावर्स, ये है फीमेल फ्लावर्स, और प्लांट भी अलग है। आप जानते हो कि इसमें एक ही तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है। भाई यहां से पॉलन निकलेंगे और इसको जाके फर्टिलाइज कर देंगे। अगर एक पौधे पे सिर्फ मेल ही फ्लावर्स हैं, दूसरे पौधे पे सिर्फ फीमेल ही फ्लावर्स हैं, तो ऑप्शन ही एक होता है, यहां से पॉलन डिस्पर्स होके वहां जाके फर्टिलाइज करे। ये क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ये जीनोगेमी है, जीनोगेमी ही हो पाएगा। इसका मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन है यानी ऑटो और जिटनो, वो नहीं हो पाएगा। सो ऑटो जिटनो दोनों प्रिवेंट हो जाते हैं। यही पूछा उन्होंने डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट को ऐसे याद करो, दो प्लांट है डिफरेंट, है ना, वो क्या क्या प्रिवेंट करेंगे? आप देखो, उन्होंने ऑटो भी नहीं होने दिया, उन्होंने जिटनोगेमी भी नहीं होने दी। सो सेकंड आएगा, दैट विल प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड जिटनो, राइट। स्टेटमेंट, हनी बी में ड्रोन कैसे बनता है? ठीक है, ध्यान से देखना। हनी बी के छत्ते में एक क्वीन होती है जो कि आगे प्रोजनी बनाती है, एक वर्कर होती हैं जो कि नेक्टर इकट्ठा करती हैं, और एक ड्रोन होती हैं जो क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं, ये मेल होते हैं। सो क्वीन इज द फर्टाइल फीमेल, वर्कर्स आर द स्टेराइल फीमेल्स, ड्रोन आर द मेल्स, दे डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली। बच्चे क्वीन जो है ये भी डिप्लॉयड होती है, वर्कर्स भी डिप्लॉयड होते हैं, ड्रोन हैप्लॉयड होते हैं। रीजन सुन लो, ड्रोन क्यों हैप्लॉयड होते हैं? बिकॉज दे डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली। ये क्वीन क्या है बेसिकली? दिस इज द फर्टाइल फीमेल, राइट।
और इसके सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं है, सो दिस इज स्टेराइल फीमेल, तभी इसको ड्यूटी मिलती है नेक्टर इकट्ठा करने की। और ड्रोन का काम होता है क्वीन को फर्टिलाइज करना। फिर पढ़ते हैं जरा, हनी बी में ड्रोन्स हैप्लॉइड है, बिल्कुल ठीक, और क्वीन डिप्लॉइड है, ठीक। ड्रोन्स आर फॉर्म पार्थिनोजेनेटिकली, तभी तो हैप्लॉइड है क्योंकि वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो रहे हैं। दोनों ही करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Asexual reproduction takes place by zoospore और अप्लानोस्पोर। जब आपने बोल दिया zoospore, इसका मतलब वाटर में फंगस, और वाटर वाली फंगस लोअर फंगस होती है बेसिकली, सो हमारा आंसर लोअर फंजाई वाला ही आएगा, है ना। तो फाइकोमाइसीट आएगा। जूस्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोस्पर्मिक सीड? बच्चे एंडोस्पर्मिक सीड हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? ठीक है, देखो एंडोस्पर्मिक सीड होता है वैसे तो मोनोकॉट्स में, तो मेज आ गया, है ना। अच्छा, डाइकॉट में आपको पता है एक एक्सेप्शन है जो एंडोस्पर्मिक होता है, दैट इज कैस्टर। सो हमारा आंसर आ जाएगा ये, थर्ड आंसर आएगा 172, दैट इज कैस्टर एंड मेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? रेस्पिरेटरी पाथवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रेस्पिरेटरी पाथवे में चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं, सो इट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। आज की डेट में कैटा और एना दोनों है, और अगर कैटा और एना दोनों हैं फिर ये हो गया एम्फीबॉलिज्म। पर ये बड़ा रीसेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें दोनों बनते हैं। अगर आप पुरानी बुक्स देखो तो आज भी इसको ट्रेडिशनली माना जाता है कि चीजें सिर्फ टूटती हैं रेस्पिरेशन में। वो तो हमें बाद में पता लगा, क्रेब साइकिल के जितने इंटरमीडिएट हैं वहां से पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस होता है ना। जैसे अल्फा केजीए से प्रोडक्शन किया, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। क्रेब साइकिल करते करते बीच में एक सक्सिनाइल कोए आता है ना क्रेब साइकिल के बीच में, उसको विदड्रॉ कर लिया जाता है और उसको क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब बन भी रही हैं चीजें, सिर्फ टूट थोड़ी ना रही। सो कैटा के साथ एना भी होता है, एम्फीबॉलिज्म होता है, पर पुरानी किताबों में माना जाता था कि ये सिर्फ चीजें तोड़ता ही है, रेस्पिरेशन। तो यहां होना चाहिए ट्रेडिशनली कैटाबॉलिक पाथवे। एम्फी वाला कॉन्सेप्ट तो रिसेंट है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्मेंटेशन वर्म्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर आप उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हो तो वो 36 या 38 एटीपी बनाएगा, लेकिन अगर आप उसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हो तो वो 2 एटीपी बनाएगा। डन। मैच द फॉलोइंग में बेटे ए के साथ आएगा 2, बी के साथ आएगा 3, सी के साथ आएगा बच्चे 1 और डी के साथ आएगा 4। ठीक है। हैच एंड स्लैक पाथवे यानी C4 पाथवे में मैलिक एसिड बनता है। ठीक है। कैल्विन हाँ इसके साथ बी के साथ 3 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। बंडल शीथ सेल, कैल्विन साइकिल कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल में। आप दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू C4 ना, तो कैल्विन साइकिल तो वैसे कहीं भी हो सकता है, मीजोफिल में भी हो सकता है, पर C4 के रेफरेंस में सवाल है तो बंडल शीथ आएगा। तो हैच एंड स्लैक पाथवे में मैलिक एसिड बनता है। ठीक है जी, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा। हाँ, कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में होगा। बंडल शीथ सेल में कैल्विन साइकिल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पड़ा होता है रुबिस्को। और पेप कार्बोक्सिलेज, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, कर चुकी हूँ आपके साथ, ऊपर पेप कार्बोक्सिलेज होता है। सो मैच द कॉलम के अकॉर्डिंगली इसका आंसर 1 आएगा। इसमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दुनिया के सबसे अबंडेंट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। ठीक है जी, करेक्ट। कीमोबैक्टीरिया बहुत सारी इनऑर्गेनिक चीजों को तोड़ते हैं और जो एनर्जी निकलेगी उससे खाना बनाते। करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक हेट्रो, बच्चे वो खाना बनाते हैं तो हेट्रो तो हो ही नहीं सकते, वो ऑटोट्रॉफ है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, इकलौते मेंबर किंगडम मोनरा में बैक्टीरिया हैं। आर्की बैक्टीरिया खराब मौसम को कैसे, खराब कंडीशंस को कैसे झेल लेते हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं। जो सी स्टेटमेंट है वो उसमें लिखा है सी साइनोबैक्टीरिया हेट्रो होता है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट बताना बच्चे, इनकरेक्ट तो फिर एक ही है ना, सी इनकरेक्ट है। हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं, सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ठीक है, 3 बॉक्सेस हैं, राइट। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को शो कर रहे हैं। पहले तो याद करो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर लिंक रिएक्शन होगा,
ठीक है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसके बाद टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो बॉक्सेस है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन में देखना पहले पूछा क्या उन्होंने, 4, 8 और 12, मतलब 3 बॉक्सेस हैं। आपको बताना है कि ये तीनों चीजें जो निकल रही हैं, है ना, मैं स्पेसिफाई करती हूँ। देखो, एक इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है, एक इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है जी, और एक इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो बेटे तीनों पाथवे में ग्लाइकोलिसिस है ये, फिर ये क्रेब साइकिल है। जो फर्स्ट है ना, ये ग्लाइकोलिसिस है। जो सेकंड बॉक्स बनाया हुआ ना उन्होंने, ये क्रेब साइकिल का बॉक्स है। और ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन या ईटीसी या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का बॉक्स है। अब आपको बताना है, पहले इसमें से एक प्रोडक्ट निकली है, फिर इसमें से निकली, फिर इसमें से निकली। वो बोल रहे हैं बताओ ये प्रोडक्ट क्या हो सकती है जो सब में सेम होगी। तो दिस 4, 8, 12 जो निकला है ये सेम है तीनों में। सो हमें वो देखना है जो तीनों में सेम निकलता है, दैट इज एटीपी, है ना। ग्लाइकोलिसिस में भी एटीपी निकलती है, फिर आप देखते हो क्रेब्स साइकिल में भी जीटीपी निकलता है, पर फिर वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन में तो ऑफ कोर्स एटीपी ही बनता है। सो एटीपी, सो यहां आंसर आएगा आपका एटीपी। कॉमन पूछा है कि वो सब में बनेगा, दैट इज एटीपी। Which of the following flowers show exile? This is comparatively very easy. Tomato and China rose में सेंटर में ओव्यूल बनता है। सेंटर में, जैसे ये ओवरी है तो ऐसे सेंटर में जहां सारे सेप्टा मीट करेंगे वहां पे प्लेसेंटा बनेगा और वहां पे ओव्यूल्स बनेंगे, राइट। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, करेक्ट। ये अनअफेक्टेड फीमेल से बच्चों में पास होगी, स्पेशली मेल में। जैसे मान लो हीमोफीलिया मदर में है, ठीक है, फादर में नहीं है। पहला कॉम्बिनेशन XHX, XHY, XX और XY, है ना। अब देखो उसने ये डिजीज किसको ट्रांसमिट करी है, सन को करी है ना। फीमेल में भी करी है, पर वो डॉटर कैरियर है, उसको बीमारी है नहीं। सन में बीमारी आ गई है क्योंकि सन में एक ही एक्स होता है, अगर वो खराब हो गया तो डिजीज, यू नो, दैट्स व्हाई मेल्स आर मोर प्रोन टू जेनेटिकल डिजीजेस। तो मेल में जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एक सिंगल प्रोटीन कहते हैं कोई मिसिंग होती है ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन, जो सीरीज ऑफ प्रोटीन चाहिए, जो क्लॉटिंग फैक्टर, कैस्केड मतलब जो सीरीज ऑफ हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, उसमें से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। हीमोफीलिया 2 टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। इनमें अलग अलग फैक्टर मिसिंग होते हैं, और फैक्टर अगर मिसिंग है तो क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू दिस in an affected individual, simple cut will result in non-stop bleeding. There is a sex-linked recessive disease, correct है। फीमेल से मेल प्रोजेनी में जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सिंगल प्रोटीन दैट्स अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ये भी ठीक है। और अफेक्टेड इंडिविजुअल में अगर सिंगल कट भी लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, ये भी करेक्ट है। सो फिर हमारा आंसर 4 बनेगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्प्लाइसिंग? पहले मैं बता दूं, स्प्लाइसिंग में जितने भी फालतू के सेगमेंट्स होते हैं, जिनको इंट्रोन्स कहा जाता है, जिनको प्रोटीन बनाने का नॉलेज नहीं है, उनको निकाल दिया जाता है, और एक्सोन को छोड़ दिया जाता है। जिनको प्रोटीन बनाने का पता है उनको छोड़ दिया जाता है, रखा जाता है, और जिनको नहीं पता उनको निकाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग सिर्फ बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता। स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक फीचर है ना, बैक्टीरिया में नहीं होता। बस फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्प्लाइसिंग? अकर इन बैक्टीरिया फॉर mRNA प्रोडक्शन, बैक्टीरिया में नहीं होता, ये यूकैरियोटिक फीचर है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स, राइट। फिर कहते बाकी सब ठीक है, इंट्रोन्स को निकालेगा कौन, है ना। ये देखो, मान लो मेरे पास E1 है, राइट, फिर आगे इंट्रोन नंबर 1 है, फिर E2 है, फिर इंट्रोन नंबर 2 है ना। देखो एक मिनट, देखो ये E1 I1 हो गया, ये E2 और I2 हो गया, ये E3 और I3 हो गया। यू नो, जितने भी ये फालतू के सेगमेंट है इनको निकाल दिया जाएगा, और जो बाकी बचेंगे उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ दिया जाएगा, है ना। स्प्लाइसिंग बोलते हैं इसको, ये भी ठीक है। इसका मतलब दे आर जॉइंड इन डिफाइंड मैनर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। सुनना, कहते जो सुप्रीम मॉलिक्यूल था, जो सबसे पहले इस दुनिया में आया था, वो आरएनए था। उसको सारे काम करने आते थे, एंजाइम भी वही था, जेनेटिक मटेरियल भी वही था। फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी बांट दी, जेनेटिक मटेरियल वाली प्रॉपर्टी दे दी उसने डीएनए को,
ठीक है जी, और प्रोटीन को अपनी कैटालाइज करने वाली एबिलिटी दे दी। तो आरएनए ही सब कुछ था, इट वाज ए आरएनए वर्ल्ड, सारे काम करता था वो। फिर उसको धीरे धीरे समय के साथ जब हमारी अर्थ स्टेबल होनी शुरू हुई ना, तो उसने बेटर मॉलिक्यूल बना के, जैसे डीएनए बनाया, एक काम उसको सौंप दिया, भाई तू करेगा आगे से, और एक काम उसने प्रोटीन को सौंप दिया। पर आज भी कभी जरूरत पड़े तो वो काम कर लेता है, क्योंकि उसी ने बांटे हैं बाकियों को, ओरिजिनली वही जानता था। अब इसको कहते हैं आरएनए वर्ल्ड थ्योरी। अब मेरे को बस प्रूफ चाहिए कि ऐसा था, आरएनए ही सारे काम किया करता था और फिर उसने अपने काम बांट दिए थे बेटर मॉलिक्यूल्स को, आरएनए ही था वही सारे काम करता था। इसका प्रूफ है कि आज भी, है ना, ये बहुत पुराना फिनोमिना, इंट्रोन्स रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी हैं, एंटीक पीसेस हैं। सुनना, अगर ये एंटीक पीसेस हैं, बहुत पुराने हैं, तो फिर जो इनको निकालता होगा वो भी उतना ही पुराना होना चाहिए। और इसको जो निकालता है ना, वो एक आरएनए एंजाइम निकालता है। इसका मतलब वो थ्योरी वाकई सही बोलती है कि इस प्लैनेट पे पहले एंजाइम का काम कौन किया करता था? आरएनए। तो इंट्रोन्स एंटीक हैं, जो उनको निकाल रहा है वो भी उतना ही पुराना होना चाहिए, और वो आरएनए के एंजाइम होते हैं, प्रोटीन वाले नहीं होते। इसका मतलब जो थ्योरी कहती है कि सालों पहले आरएनए एंजाइम बन के काम करता था, सारे काम वही कराता था, वो बिल्कुल सही है। सो यही लिखा है, रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन करते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, है ना। तो देखो, एक मिनट देखो, सबसे पहले कोई कूड़ा कचरा है ना, सबसे पहले उसका होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर उस फ्रेगमेंटेशन जो करते हैं उनका नाम है डेट्रीवोर्स। फिर उसको और तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म जो शो करते हैं, दैट इज बाय डीकंपोजर। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से पढ़ने वाला है एनसीईआरटी का ये। पहले फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर कैटाबॉलिज्म होती है। पहले चीज को पीस के पाउडर बना दिया जाता है, फिर उसको फर्दर तोड़ा जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। फ्रेगमेंटेशन करने वाले हैं डिट्रीटिवोर और कैटाबॉलिज्म करने वाले हैं डीकंपोजर। फिर कुछ मिनरल तो नीचे चले जाते हैं प्लांट की पहुंच से दूर, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। जो बच जाते हैं वो ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस में आगे फिर मिनरल्स रिलीज किए जाते हैं जो प्लांट जड़ों से खींच लेता है। फ्रेगमेंटेशन होती है डेट्रीटिवोर से, फिर कैटाबॉलिज्म होता है डीकंपोजर से। चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, कुछ मिनरल नीचे चले जाते हैं, नीचे जाके रॉक्स में प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और प्लांट की जड़ों से बहुत दूर चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लीचिंग। अच्छा, जो बाकी चीजें बची ना, वो एक डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस खजाना है, उसके अंदर मिनरल्स का भंडार है, लॉक्ड है। धीरे धीरे करके वो मिनरल्स निकलते जाएंगे, है ना। जैसे एक तिजोरी में पैसे हैं, तो धीरे धीरे करके हम रोज थोड़ा थोड़ा निकाले जहां जहां हमें जरूरत है। तो एक भंडार है ह्यूमस मिनरल्स का, तिजोरी है, लॉक्ड है उसमें मिनरल्स। अब रोज थोड़ा थोड़ा उसमें से मिनरल रिलीज किए जाएंगे, दैट्स कॉल्ड मिनरलाइजेशन। अब क्यों रिलीज किए जाएंगे? क्योंकि डेली बेसिस पे प्लांट की जड़ें मिनरल्स को मांगेंगी, तो ये मिनरल्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि जो लीच आउट कर गए हैं वो प्लांट को मिले नहीं, मिनरल्स प्लांट को देने के लिए मिनरलाइजेशन कराई जाती है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो बेटे इसमें ई स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये देखो, अर्थवॉर्म कैटाबॉलिज्म करता है, मैंने लिखा कैटाबॉलिज्म डीकंपोजर। अर्थवॉर्म इधर आता है, अर्थवॉर्म इधर आता है, इट्स अ डेट्रीटिवोर। तो वो कैटाबॉलिज्म थोड़ी ना कराता है, वो तो फ्रेगमेंटेशन कराता है। सो पूछा क्या उन्होंने, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ई गलत है बच्चे। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दैट इज डी। डी भी गलत है। डी स्टेटमेंट गलत कैसे है? डीएफसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट नहीं होता। डिट्राइटस फूड चेन जो है वो डिट्राइटस से स्टार्ट होती है, डेड मैटर से स्टार्ट होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो डी भी गलत है, ई भी गलत है। हमें पूछा है करेक्ट, इसका मतलब एबीसी आएगा। सो द आंसर इज 3। ठीक है जी। सो बहुत अच्छा एनसीईआरटी का बढ़िया वाला रिवीजन आई होप आपका मॉक टेस्ट से हो गया होगा। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चीजें आपको याद हुई होंगी। बस इसी तरीके से अपना 100% एफर्ट डालते रहना है और आगे भी मॉक टेस्ट को अच्छे से देते रहना है। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू।